30 जनवरी साल 1925 तो केंटकी स्टेट में एक सैंड क्यो है और फ्लॉयड कॉलेज अपने हाथ में एक रोशनी लालटेन लेकर वो 5 फुट की होल में कूदते हैं। क्यो बहुत छोटी थी तो वो घुटनों पर चलकर आगे जाता है और सरफेस में चारों तरफ से नुकीले पत्थर निकले हुए थे और अब एक स्वीट सेक्शन में वो पहुंचता है जिसे उन्होंने कुछ महीने पहले ही कूद कर बनाया था। पूरे क्यू में अंधेरा थी और वो रोशनी लालटेन इसकी आखिरी उम्मीद थी और अब वो पहुंचता है टर्न अराउंड रूम के पास और ये एक ऐसी जगह थी जहां एक्सपीरियंस के और भी आने से कतराते थे। नो थैंक यू और टर्न होकर बाहर चले जाते थे और इसी वजह से इस सेक्शन का नाम टर्न अराउंड पड़ी क्योंकि आगे जाने का मतलब था क्योर को क्रॉस करना। एक्सक्यूज अगर कंटेक्स्ट में बताए तो 500 ml की कोला की बोतल लेंथ जितनी थी। वो एग्जैक्टली इस तरह दिखने वाला था। फ्लॉयड आहिस्ता आहिस्ता इस खोल में गायब हो रहा था। इसके कपड़े चारों तरफ के नुकीले क्रिस्टल से पट रही थी और इसे आगे जाने से रोक रही थी। वो सिर्फ अपने पैर के सहारे ही खुद को पुश कर रहा था और अब वो एक वाइडर के पास पहुंचता है जहाँ एक लिस्ट थी और इस लिस्ट से इसको क्रॉस करके 10 फुट नीचे जानी थी। वो रस्सी को पत्थर में बांध कर नीचे उतरता है और आगे क्यों की इल्डिंग थी और इसे यहाँ काम करना था। वो काम कर रहा था दूसरे ओपनिंग के लिए और ये जगह किसी के लिए भी फिट होने के लिए बहुत छोटी थी। वो इस जगह को कूद कर दूसरी साइड जाना चाह रहा था जहाँ एक बड़ी क्रिस्टल चेम्बर थी और ये कुछ इस तरह से दिखने वाली थी। वो जगह एक प्रिस्टीन व्हाइट क्रिस्टल से बनी थी, एक नई जगह जैसे कि इस दुनिया में एक चिश्ती ना करता हो। फ्लॉयड महीनों से यहाँ के पत्थरों को निकाल रहा था और ये इसके लिए रोज की रूटीन थी। तो फ्लॉयड हर बार की तरह आज भी काम करके वापस निकल रहा था, खुद को घसीटते हुए जैसे कि वो अंदर आया था। दीवार इतनी टाइट थी कि वो अपने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था और बीच रास्ते में ही रुक जाता है कि इसकी केरोसिन लालटेन भी डैम हो रही थी और थोड़ा आगे बढ़ते ही और लालटेन गिरकर टूट जाती है और अब वो पूरे अंधेरे क्यों में अकेला था क्योंकि सिचुएशन अब बिगड़ चुकी थी, लेकिन वो फिर भी रिलैक्स था। वो 60 फुट नीचे अंधेरे क्यों में अकेला चल रहा था और इसी टाइम वो गलती से अपने पैर से एक लूज पत्थर पर मार देता है और वो 15 किलो की पत्थर निकल कर गिर जाती है और दूसरे पैर से पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्पेस बहुत कम थी। वो पत्थर इनकी होल में फिट हो जाती है। इंसिडेंटली और भी छोटे छोटे पत्थर इसके पैर पर गिरती है। फ्लॉयड एक इक्वल पोजीशन में अटक चुका था और वो जितना भी फोर्स लगाता निकलने के लिए व्हाट इट वाज इम्पॉसिबल। वो जितना भी हिलने की कोशिश करता और भी पत्थर इस पर गिरने लगते और सिचुएशन और भी बुरी हो जाती। अब इसके पास एक ही ऑप्शन था, कॉल आउट फॉर हेल्प। चिल्लाने के सिवा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये है सैंड केव और फ्लॉयड एक एब्सोल्यूट डार्कनेस में फंस चुका था, वो भी जमीन के 60 फुट नीचे। और अब शुरुआत होती है फ्लॉयड कॉलेज की सर्वाइवल रेंज से। सो गाइज, मैं हूँ आपका फर्स्ट टीवी और आप देख रहे हो फ्लॉयड कॉलेज। फ्लॉयड कॉलेज 20 जून साल 1887 में पैदा होते हैं लुगान केंटकी में और फ्लॉयड के क्यो एक्सप्लोरिंग कैरियर इसके सिर्फ 6 साल से शुरुआत हो जाती है। वो बचपन से ही केविंग के लिए काफी पैशनेट था। वो डेली घंटों तक केविंग किया करता था और इनफैक्ट वो कभी कभी केव में सो भी जाया करता था और इसी कारण वो 1917 में एक न्यू केव को डिस्कवर करता है अपने फादर के फार्म लैंड पर और अब वो इन्वॉल्व हो चुका था केंटकी केव वार्स में। केंटकी केव वार्स अगर सिंपल में बताऊँ तो ये है एक ह्यूज नेटवर्क इंटरकनेक्टर केव के मेमूथ केव और ये एक्चुअली वर्ल्ड की लार्जेस्ट केव सिस्टम है और इसी बीच में एक सिटी है जिसका नाम है केव सिटी और ये पूरी प्रोवाइड प्रॉपर्टी के एरिया में दर्जनों केव है और इसी के कारण यहाँ पर आर्मी नहीं हो पाती। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ केव ज्यादा है लेकिन लोग कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ कंपटीशन बढ़ जाती है और फ्लॉयड भी अपने केव को डिस्कवर करने के बाद वो इसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट करता है, लेकिन लोग फिर भी इस केव में नहीं आते क्योंकि इस केव में कोई यूनिकनेस नहीं थी। तो फ्लॉयड बाद में दूसरे प्राइवेट प्रॉपर्टी पर एक दूसरी केव को डिस्कवर करता है और लैंड ओनर और इसके बीच में एग्रीमेंट होती है कि प्रॉफिट में 50% आपस में स्प्लिट होने वाली थी और अब बस फ्लॉयड को एक केव अट्रैक्टिव बनानी थी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए और क्योंकि केव की लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, वो सिर्फ हाईवे से 160 की दूरी पर थी और इसी केव में यूनिकनेस भी थी।
इस सैंड क्यूब में एक चैम्बर भी था जो कि चिप्सन क्रिस्टल से बनी थी और वो कंपैरेटिवली दूसरे क्यूब से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती थी, लेकिन इस जगह जाना बहुत ज्यादा मुश्किल थी और फ्लॉयड इसके रास्ते निकालने के लिए माहिरों से काम करता था। फ्लॉयड डेली 12 घंटों तक क्यूब में पत्थरों को हटाते रहता था जिससे वो जगह इसे मिल जाए और इवेंचुअली 30 जनवरी साल 1925 में उसी दिन जिस दिन वो अटकने वाला था उसी दिन वो इस क्रिस्टल चैम्बर को ढूंढ निकलता है और बहुत खुश था। वो इस चैम्बर को घंटों तक देखता रहता था क्योंकि ये इस जगह में आने वाला हिस्ट्री में पहला इंसान था। वो एक्साइट था अपनी फैमिली को इस डिस्कवरी के बारे में बताने के लिए, लेकिन ऊपर वाले ने इसकी किस्मत में कुछ और ही लिखी थी। खैर वो वापस लौटते समय यह पूरी तरह से 60 फुट की गहराई में अटक चुका था और यह हिलना भी इसके लिए पॉसिबल नहीं थी। वो पूरे अंधेरे क्यूब में चिल्ला रहा था और थकने के बाद वो कुछ देर रुक जाता है और फिर कुछ देर सो लेता है और फिर वापस जगने के बाद वापस चिल्लाता है, लेकिन इसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था और वो इस अंधेरे में 23 घंटे तक ऐसे ही चिल्लाता है। 30 जनवरी की पूरे दिन और पूरी रात गुजर जाती है लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। इसकी किस्मत अच्छी होती है, प्रॉपर्टी के 2 ओनर एडिस्टन और डी बॉयल इस इंटरेस्ट के पास आ जाते हैं और डी बॉयल का एक बेटा भी था जियोल जो इसके साथ आया था और वो फ्लॉयड की टोपी और कोट क्यूब को बाहर दिखता है। सो थोड़ा अंदर जाकर फ्लॉयड को आवाज देता है लेकिन फ्लॉयड की तरफ से इसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलती। सो वो थोड़ा और अंदर जाता है और टर्न अराउंड सेक्शन के पास पहुंचता है जहां वो स्क्वीज खोलती और वहां से चिल्लाता है और तब ही वो इसकी खोल के अंदर से फ्लॉयड की आवाजें आती है चिल्लाने की, क्योंकि क्यों हाईवे पर थी तो लोग की भीड़ लग चुकी थी और होमर फ्लॉयड कॉलिंस का छोटा भाई था और फ्लॉयड के क्यूब में आने से पहले फ्लॉयड ने होमर को अपने साथ चलने को कहा था लेकिन होमर ने मना कर दिया था। लेकिन अब होमर प्रेसिडेंट था अपने भाई को यहाँ से किसी तरह से भी निकालने के लिए। होमर डिस्प्रिटली क्यूब में घुसता है और स्क्वीज एरिया को क्रॉस करता है। रफ सरफेस उसे स्क्रैचेस आ रही थी लेकिन सभी को इग्नोर करते हुए फ्लॉयड के पास पहुंचता है और जल्दी होमर के पैर फ्लॉयड के पेस को टच करती है, लेकिन यह चीजें सही नहीं थी। सिचुएशन और खराब हो रही थी। तो सिचुएशन ऐसी थी कि फ्लॉयड यहाँ था और पत्थर यहाँ के इसके एंकल को दबाए हुए थे और वो भारी वजन के छोटे छोटे पत्थर इसे चारों तरफ से घेरा था और छोटे पत्थर की पहाड़ इसके ऊपर थी जो गिरने के लिए रेडी थी। क्योंकि ये ओपनिंग बहुत छोटी थी तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन थी। ऑप्शन 1, होमर के पहले पैर नीचे करके आना था लेकिन इससे फ्लॉयड को टच भी नहीं कर सकता था, इसके बॉडी ही उसे रोक रही थी। ऑप्शन 2, अगर होमर पहले अपने सर को नीचे लेकर जाए लेकिन इससे उसे एक्सेस तो मिलेगा लेकिन इसे 100 किलोमीटर से ज्यादा पत्थर अपसाइड डाउन पोजीशन में होकर हटाना होगा। और प्रॉब्लम यही थी कि यह जगह बहुत कम थी तो सबसे पहले फ्लॉयड को बहुत सारी सैंडविचेस खिला दी जाती है और इसे बहुत सारी कॉफी भी पिला दी जाती है जिससे वो गर्म रह सके। फ्लॉयड होमर को बताता है कि उन्होंने फाइनली वो क्रिस्टल चैम्बर को देख लिया है और कहता है वो यहाँ से बाहर निकल गया तो वो इस जगह में वापस कभी नहीं आएगा। अब होमर अपने काम पर लग जाता है। होमर अगले 8 घंटों तक अपसाइड डाउन पोजीशन में होकर पत्थरों को यहाँ से हटाता है स्कैन की मदद से और वो जिस तरह से पत्थर हटा रहा था और भी पत्थर ऊपर से नीचे आकर फ्लॉयड के पास जमा हो जा रहे थे और इसकी सारी मेहनत बेकार हो जा रही थी। होमर जितना कर सकता था उन्होंने इतना किया लेकिन वो भी छोटे से जगह में एग्जॉस्ट हो जाता है, इसे एक्वागार्ड हो जाता है और आखिरकार वो भी क्यों से बाहर आ जाता है। और जब वो बाहर आता है तो वो ये देखकर सरप्राइज था कि बाहर 100 से ज्यादा लोग ये तमाशा देख रहे थे और आपस में बहुत स्टूपिड बातें कर रहे थे कि अगर वो अंदर क्यों में गए तो कैसे वो बहुत आसानी से प्लॉट को बचा लेंगे और भी वो तरह तरह के लॉजिकल बातें कर रहे थे और बहुत सारे रिपोर्टर होमर से इंटरव्यू लेना चाह रहे थे और प्लॉट के बारे में जानना चाह रहे थे। लेकिन होमर परेशान था, वो किसी को भी इंटरव्यू देने में इंटरेस्ट नहीं था। बाहर के दर्जनों लोग क्यों के अंदर जाते हैं और जब वो टर्न अराउंड सेक्शन के पास पहुंचते हैं जहां वो 9 इंच की स्क्वीज खोलती, वो देखकर सब डर जाते और वापस जाते हैं। तो यहाँ एक रिपोर्टर विलियम मिलर भी था जो होमर से इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन होमर को किसी रिपोर्टर की जरूरत नहीं थी। उसे एक दोस्त चाहिए थी जो इसकी मदद कर सके और वो क्रोसिन लालटेन लेकर क्यों में घुसता है और अंदर जाते ही क्यों के पर्स पर हल्की हल्की पानी आई हुई थी क्योंकि बाहर जो लोग थे बहुत नमूने लोग थे।
वो टर्न से बचने के लिए बाहर बॉनफायर जला रहे थे, बिना ये जाने हुए कि इसकी वजह से क्यू के अंदर में क्या नुकसान हुई। टर्न अराउंड सेक्शन में इसकी स्क्वेल को देखकर मिलर भी डर जाते हैं, लेकिन वो अंदर जाने की हिम्मत ना करता तो वो भी सभी की तरह कैटेगरी में आता। तो इसलिए वो नॉइज की खोल में घुस जाता है और अंदर नुकीले पत्थर होने के बावजूद भी वो फ्लड के पास पहुंचता है और वो इससे इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है। इस सिचुएशन में भी फ्लड से इंटरव्यू ले रहा था, लेकिन फ्लड जवाब देने की हालत में नहीं था और अब वो ठंडे बर्फ के पानी में भी लेटा हुआ था। बेसिकली वो मर रहा था। मिलर भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता था और वो भी केव से बाहर आ जाता है। होमर बाहर में मिलर को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि एक अकेला मिलर ही ऐसा था जो अंदर जाने की हिम्मत कर रहा था, वरना बाकी तो ऐसे ही थे। और अब 2 लोग थे जो रेस्क्यू में फ्लड की मदद कर रहे थे। मिलर फ्लड की खबर न्यूज़पेपर में छापता है और इसकी रिपोर्ट एक नेशन वाइड स्टोरी बन जाती है। स्टोरी की अपडेट हजारों लोकल और नेशनल न्यूज़पेपर में छापा। जो लोग रेडियो के थ्रू घंटे घंटे में इसकी अपडेट ले रहे थे, तो इसकी कहानी अमेरिका में बेचती ही जा रही थी और सबके जवाब पर एक ही सवाल था कि फ्लड कॉलेज कब बाहर निकलेगा। अब तक इस स्टोरी में तीसरा कैरेक्टर आता है रॉबर्ट वार्डन, और ये तीसरा वर्सन था जिसने इस क्विज को क्रॉस करके रोबोट से मिला था और इसका प्लान था फ्लड को बड़ी रस्सी से बांधकर खींचने का। फ्लड अब तक होश में नहीं था, इसकी आंखें कभी खुल रही थी फिर कभी बंद हो रही थी। रोबोट इसे किसी तरह से एक बेल्ट की जैकेट पहनाता है और उसे कॉफी देता है पीने के लिए और उसे खाने के लिए भी देता है और साथ भी एक टेबलेट भी देता है जिससे उसे कम दर्द होने वाले थे। और तीनों होमर रॉबर्ट मिलर रस्सी को पकड़ते हैं और अब होने वाली है टग ऑफ वार्स, क्यू वर्सेस 3 मैन, और जीतने वाले को मिलने वाली थी फ्लड कॉलेज। और रस्सी के पीछे 3 और आदमी थे जो इसे खींचने में मदद कर रहे थे, तो टोटल 6 आदमी होकर रस्सी को खींच रहे थे। तो फ्लड अटका हुआ था इस तरह से और रस्सी खींच रही थी उसे इस तरह से। इसके शरीर सेलिंग से कंप्रेस हो रही थी और वो मर भी सकता था। फ्लड दर्द में चिल्ला रहा था, वो बीन मार रहा था रुकने के लिए, लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती। फ्लड को सिर्फ दर्द ही मिल रही थी। टग ऑफ वार में ये तीनों हार चुके थे और क्यों जीत किया और मिलर वापस चला जाता है और वहां जाकर वो इसकी डिटेल रिपोर्ट ही करता है और इसके आर्टिकल बहुत कम टाइम में फेमस हो जाती है, जिससे फ्लड कॉलेज अब एक नेशनल न्यूज़ बन चुकी थी। इसके बाद मिलर वापस क्यू में पहुंचता है तो वो देखता है कि किसी ने क्यू के अंदर लाइट बल्ब लगा दी है और मिलर इसमें से एक बल्ब को लेकर फ्लड के कॉलर में बांध देता है, जिससे उसे गर्मी मिलती रही। और मिलर फ्लड को कहता है कि बार हजारों लोग तुम्हारे बारे में जान चुके हैं और सभी तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। फ्लड 100 घंटों तक अटका हुआ था। फ्लड के बातें अब तक पूरे देश में फैल चुकी थी और सभी लोग इसी के बारे में बातें कर रहे थे। देश के लोग चर्च में जा कर इसके लिए प्रे कर रहे थे और यहाँ तक कि यूएस की प्रेसिडेंट भी केवल इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। और ये वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बीच की थर्ड लार्जेस्ट नॉन पॉलिटिकल स्टोरी बन चुकी थी, क्योंकि बाहर लोग की भीड़ 1000 से बढ़कर 10,000 हो चुकी थी। यहाँ तक कि वहाँ इतनी भीड़ थी कि वहाँ के लोगों ने ओयो का लाइट वर्जन भी ओपन कर दिया था। आसपास के घर में रहने वाले लोग विजिटर्स को $10 में अपने घर में जमीन पर सोने को दे रहे थे। यहाँ 4,500 से ज्यादा व्हीकल वहाँ क्यों के बाहर लग चुकी थी 1 मील की रेडियस में। यह है कारमाइकल सुपरडन केंटकी रॉक एस्फाल्ट कंपनी और ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्लड को रेस्क्यू करने आए थे और वो अपने साथ कुछ रेस्क्यू के टीम और मिलिट्री के लोग भी अपने साथ लाए थे। और कारमाइकल होमर के रेस्क्यू स्ट्रेटेजी से बिल्कुल खुश नहीं थे, तो सबसे पहले वो पूरी क्यू की सर्वे करवाते हैं और पता चलती है कि क्यू के बाहर हजारों लोग थे और सभी लोग के मूवमेंट की वजह से ये क्यू कोलैप्स हो सकती थी। और अब तक क्यू के अंदर छोटे छोटे लूज पत्थर गिरने भी लगे थे। और कारमाइकल की टीम में एक पर्सन था केसी जॉर्ज, जो क्यू के अंदर स्क्वीज एरिया को क्रॉस करके फ्लड तक पहुंचता है, जहां फ्लड हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। और तब तक टर्न अराउंड सेक्शन के पास छोटे छोटे पत्थर गिरने भी लगी थी और एकदम से सेलिंग और तेजी से गिरने लगती है। और केसी अब वापस जाना चाह रहा था, लेकिन फ्लड कहने लगता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है और केसी फ्लड को
और पास आकर फ्लूइड को कॉफी पिलाने लग जाता है, लेकिन अब फ्लूइड सर घुमाकर पानी पीने से इनकार कर देता है। और इस पॉइंट तक केसी रियलाइज करता है कि यहाँ चल क्या रहा है। फ्लूइड एक्चुअली में पीने के लिए नहीं मांग रहा था। फ्लूइड जानता था कि वो 5 दिन से यहाँ ट्रिप है और यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है, और अब वो कम्प्लीटली सेल्फिश बन चुका था और जानता था वो हमेशा इस गेम में ट्रिप रहने वाला है और वो यहाँ अकेला ट्रिप नहीं होना चाहता था। कैसे जैसे ये बात को समझता है, वो तो घूमकर वापस भागने लगता है और वो किसी तरह से पहली स्क्वीज के पास पहुंचता है। इसके चारों तरफ पत्थर गिर रहे थे और वो किसी तरह से बाहर निकल जाता है और फिर बाहर सभी लोग साथ मिलकर क्यों को कोलैप्स होते हुए देखते हैं और एक जो रूट थी जिससे फ्लूइड के पास पहुंचा जा सकता था वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी हमेशा के लिए। इसका मतलब था अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन थी। ऑप्शन 1 हार मान लो, ऑप्शन 2 ऊपर से कूदकर डायरेक्टली फ्लूइड के पास एक नया पुल बना दो। फ्लूइड इमेजिन नहीं कर रहा होगा कि इसके 55 फुट ऊपर किस लेवल की और किस स्केल में ऑपरेशन चल रही थी। कारमाइकल के पास हाईटेक मशीनरी थी, शहर से कई प्रोफेशनल ग्रुप्स उस पर काम कर रहे थे और अब ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज रेस्क्यू मिशन बन चुकी थी। सबको यहाँ फुल तेजी से काम करनी थी जितना वो कर सकते थे। कारमाइकल एक्सपीरियंस पर्सन थे और उन्हें 55 फुट नीचे जमीन के अंदर कूदनी थी, तो इसके लिए कैलकुलेशन करता है। तो टोटल 75 लोग थे रेस्क्यू में और वो हर घंटे 2 फुट कूद सकते थे, तो इन्हें टोटल 55 फुट कूदनी थी, तो इन्हें रफली 30 घंटे लगने वाली थी। लेकिन सवाल ये थी कि क्या फ्लूइड इतने देर तक जिंदा रह सकता है? तो यस, एब्सोल्युटली वो इस तरह से जिंदा रह सकता है। वो कूदना शुरू करते हैं और कारमाइकल जानता था कि ये दिस वॉर रेस अगेंस्ट टाइम और ये 2 लोग अपने फुल कैपेसिटी में काम कर रहे थे और कारमाइकल ने इसके पीछे और भी कई सारे लोग लगाए हुए थे और अगर ये 2 लोग थोड़ा भी स्लो हो जाते तो इन 2 नए लोगों को रिप्लेस करता था। धीरे धीरे ओवरऑल प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। इंटरेस्टिंगली क्योंकि बाहर इतने लोग थे कि अगर फ्लूइड इसे खुद से देखता तो इसे यकीन नहीं होती और प्रैक्टिकली बताऊं तो यह सब कुछ चल रही थी। यहाँ फीरस बेल थी, फोर्ड स्टॉल्स थी, फैमिली और चर्च के लोग यहाँ ग्रुप बनाकर पिकनिक कर रहे थे। कुछ आसपास के दारू बनाने वाले लोग यहाँ दारू बेच रहे थे और इनफैक्ट यहाँ पर कुछ लोग ड्रग्स भी स्मगल कर रहे थे और यहाँ एक ब्लडी जिगलर भी था जो बाल घुमा रहा था। अगर मैं इस सब चीजों को बताऊं तो यहाँ मेला लग चुकी थी और अब यह स्टोरी में एक मोड़ आती है। तो बात ये थी लोगों को एक्चुअली में पता नहीं था कि फ्लूइड किस तरह से एक्चुअली में ट्रैप हुआ है और न्यूज़पेपर भी इसकी कुछ खास मदद नहीं कर रहे थे। सो ऑब्वियसली क्वेश्चन ये थी कि फ्लूइड अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है और इसके लिए अफवाह फैलना शुरू हो जाती है। मुझे तो लगता है फ्लूइड ट्रैप हुआ ही नहीं है और तो और बुरी तरह से फैल जाती है। मैंने सुना है कि फ्लूइड रात में बाहर आता है और दिन में वापस क्यों के अंदर जाता है और दूसरे लोग कहते हैं ये पूरी चीज फ्रॉड है, यहाँ फ्रॉड चल रही है। वर्कर जमीन में कूदने में बिजी थे और वो तरह तरह के जुगाड़ लगाकर अपने काम को तेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीजें उल्टी हो चुकी थी। लोगों के काम करने की स्पीड बहुत कम हो चुकी थी। वो 1 घंटे में सिर्फ 4 इंच ही को कूद पा रहे थे। लेकिन सवाल ये थी कि क्या फ्लूइड अभी तक जिंदा होगा? वो लाइट बल्ब याद है जो फ्लूइड को गर्म रखने के लिए इसके कॉलर पर लगाई गई थी और इस बल्ब को पावर दी जा रही थी सिंपल कॉपर वायर से और वो इस कॉपर वायर से किसी इंजीनियर ने रेडियो को कनेक्ट कर रहा था। देखो, जब फ्लूइड सांस ले रहा था एक्सपेलो और कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी जिससे कॉपर वायर में फ्लक्चुएशन आ रही थी और इसकी रीडिंग डायरेक्टली रेडियो एम्पलीफायर में दिख रही थी और वो डिवाइस कंसिस्टेंटली फ्लूइड के ब्रीदिंग पैटर्न को डिटेक्ट कर रहा था और यही फ्लूइड के जिंदा होने की सबूत थी। सो सभी वर्कर काम करते जा रहे थे। वो 30 घंटे की थी लेकिन अब तक 144 घंटे लग चुकी थी और उन्होंने सिर्फ 44 फीट ही कूदा था और बारिश शुरू हो जाती है और इसके बिना होल को भी कोलैप्स होने की चांस थी। अब तक फ्लूइड के फंसे हुए 15 दिन हो चुके थे और अब इसको लेकर लोगों को बीच में एक्साइटमेंट कम हो चुकी थी और न्यूज़पेपर भी इसमें इंटरेस्ट लूज कर चुकी थी। विजिटर क्यूरियोसिटी को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन अभी कुछ लोगों को उम्मीद थी और फिर वो लाइट बल्ब जलना भी बंद हो जाती है और अब
रीडिंग से फ्लॉयड को जिंदा होने का भी पता नहीं चल सकती थी। 16 फरवरी 1:30 मंडे फाइनली 55 फीट की होल बनाई जा चुकी थी। क्यों ओपन हो जाती है और ये इंसान 17 दिनों तक इस क्यों में इस तरह से जिंदा रह सकता था। 12 दिन बिना खाना के, 12 दिन बिना पानी के, और वो लाइट बल्ब जिससे उसे गर्माहट मिल रही थी वो 4 दिन पहले ही बंद हो चुकी थी। सभी लोग उसे देखकर साइलेंस में चली जाते हैं। होमर टॉर्च जलाकर फ्लॉयड को देखता है तो फ्लॉयड का मुंह खुला था। इसके एक सोने की दांत चमक रही थी लेकिन वो मर चुका था। सभी लोग बाहर आकर बाकी लोगों को न्यूज देते हैं, डेड फ्लॉयड कॉलिंस इज नो मोर। रिपोर्टर के अकॉर्डिंग वो 3 दिन पहले ही मरा था, जिस दिन वो लाइट बल्ब जलना बंद हुई थी, और इसके एक दिन बाद तक ही वो जिंदा रह पाता है। अगर ये लोग 3 दिन पहले पहुंचते तो फ्लॉयड को जिंदा बचाया जा सकता था। सो वॉटसन के ऊपर से कोलैप्स होने की कगार पर थी, तो इसीलिए फ्लॉयड के बॉडी को रुककर सील कर दी जाती है। लेकिन पता है स्टोरी अभी इंटरेस्टिंग होने वाली बाकी थी। होमर कॉलिंस की एक मिशन थी फ्लॉयड को बाहर निकालना। कई महीनों बाद होमर के पास पैसे हो जाते हैं। 17 अप्रैल 1927 में होमर और इसकी टीम जमीन खोदना शुरू करते हैं और वो एक वीक में ही ये काम कर लेते हैं। वो सबसे पहले इसके एंकल के पत्थर को रिमूव करते हैं और फिर इसके बॉडी को बाहर निकालते हैं जहाँ फ्लॉयड को ताजी हवा मिलती है, और फाइनली फ्लॉयड को इस केव से निकालकर महमूद केव बाप्टिस्ट सेमेट्री दफना दी जाती है। 64 साल बाद फाइनली उन्हें शांति मिली। और पता है फ्लॉयड के स्टोरी में सबसे यूनिक क्या है? फ्लॉयड ने कई महीनों तक इस केव को अपने हाथों से बनाया था और वो आखिर में वो वही दफन हो गया। अब फ्लॉयड कॉलिंस के डॉक्यूमेंट्री अब यही ही खत्म होती है और फ्लॉयड कॉलिंस स्टिल नो ग्रेटेस्ट केव एक्सप्लोरर है। इनकी स्टोरी को डिटेल में कवर करनी मेरे लिए कंपलसरी थी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई ही होगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।